हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और मैं संगीता बिश्नोई। अभी तक हमने इस चैनल पे कक्षा 6 की विज्ञान पूरी पढ़ ली और कक्षा 7 की विज्ञान के 6 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अभी हम कक्षा 7 की विज्ञान का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, चैप्टर है कक्षा 7 की विज्ञान का 7वां चैप्टर है जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसके मुख्य बिंदु है जीव की उत्पत्ति, जंतुओं के विकास का क्रम, जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के सिद्धांत। ये इसके मुख्य अध्ययन बिंदु है। पहला है जीव की उत्पत्ति, कि जीवों की उत्पत्ति कैसी हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है जंतुओं के विकास का क्रम, कि जंतुओं का विकास किस क्रम में हुआ है, और जो जैव विकास हुआ है उसका क्या प्रमाण है, और जो जैव विकास से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं वो कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। कक्षा 7 की विज्ञान का 7वां चैप्टर है, जिसमें हम ये टॉपिक पढ़ेंगे जो बताया मैंने अभी आपको। तो सबसे पहले कि पृथ्वी पर पौधे और जंतुओं की बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं, और वर्तमान में भी नई नई जातियों की खोज हो रही है। मनुष्य आदिकाल से इन जीवों की उत्पत्ति के रहस्यों को जानने हेतु कोशिश कर रहा है। तो हमारे जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ, यानी कि सभी जीवों का जीवन प्रारंभ कैसे हुआ, और सभी जीव के प्रारंभ में ऐसे ही थे जैसे कि वो अभी हैं, नहीं थे तो उनमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं, किस वजह से परिवर्तन आए हैं, किन हालातों में परिवर्तन आए हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। उसी का मतलब है जैव विकास, उसी का मतलब होता है कि जैविक विकास। तो सबसे पहले कि जीव की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। जीव की उत्पत्ति हुई कहाँ पर, कैसे हुई। तो पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति एक बहुत ही धीमी गति की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुई। कैसे कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति एक बहुत ही मंद गति से, बहुत धीमी गति से जो प्रक्रिया चल रही उसके फलस्वरूप हुई। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रारंभ में क्या थी, नाइट्रोजन और जलवाष्प। क्या थी, नाइट्रोजन और जलवाष्प थी। जो पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल था, जब पृथ्वी पर जीवों का निर्माण हो रहा था, उस वक्त नाइट्रोजन और जलवाष्प थी। अत्यधिक गर्म वाष्प और कार्बन की प्रतिक्रिया से हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण हुआ। हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण किससे हुआ, गर्म वाष्प और कार्बन की प्रतिक्रिया से। नाइट्रोजन और धातु की क्रिया से नाइट्रेट बने। नाइट्रोजन और धातु की क्रिया से क्या बने, नाइट्रोजन और धातु की क्रिया से नाइट्रेट बने। नवनिर्मित नाइट्रेट व गर्म वाष्प में अभिक्रिया से अमोनिया गैस का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, अमोनिया गैस का निर्माण हुआ। किससे, जो नवनिर्मित नाइट्रेट गैस बनी वो, और उसके साथ में गर्म वाष्प, दोनों की अभिक्रिया हुई तो अमोनियम गैस का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, अमोनियम गैस का निर्माण हुआ। हाइड्रोकार्बन व अमोनियम के रासायनिक संयोग से शर्करा और कार्बनिक अम्लों का निर्माण हुआ। जो हाइड्रोकार्बन और अमोनिया हैं उन दोनों के रासायनिक संयोग से शर्करा और कार्बनिक अम्ल का निर्माण हुआ। अमीनो अम्ल और कार्बनिक अम्लों के मध्य रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न प्रोटीन का निर्माण हुआ। जो अमीनो अम्ल है और कार्बनिक अम्ल है उनके मध्य रासायनिक क्रियाएं हो, उनके फलस्वरूप विभिन्न प्रोटीन का निर्माण हुआ। और लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व, कितने अरब वर्ष पूर्व, 3 अरब वर्ष पूर्व इन प्रारंभिक प्रोटीन से एक वायरस सदृश जीव का विकास हुआ, और उस वायरस से नीली हरी शैवाल के जैसे अनेक प्राथमिक जीवों का निर्माण हुआ। और उसके पश्चात प्रोटोजोआ नामक एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई, और ये क्रमिक परिवर्तन सरल जीवों से जटिल जीवों की ओर बढ़ता चला गया। यानी कि सरलतम जीवों से परिवर्तन द्वारा क्रमशः अधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति और विकास को जैव विकास कहते हैं। क्या, किसे कहते हैं जैव विकास, सरलतम जीवों में परिवर्तन द्वारा क्रमशः अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति और विकास को जैव विकास कहते हैं। यानी कि सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। अब जंतुओं के विकास का क्रम, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का विकास किस क्रम में हुआ वो देखते हैं।
तो सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। किनका निर्माण हुआ? एक कोशिकीय वाले जीवों का निर्माण हुआ। फिर उन एक कोशिकीय जीवों से धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई, जो कि बहुकोशिकीय जीव भी प्रारंभ में क्या थे? जीव सरल जीव थे, एकदम सिंपल जीव थे, उनमें कुछ ज़्यादा अंग विकसित नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे वो विकास के क्रम में जटिल होते गए, धीरे धीरे उनमें विकास होता गया। तो जो प्रारंभ में सरल जीव थे उन सभी के सभी क्या थे? अकशेरुकी थे। क्या थे? अकशेरुकी। उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी, बिना रीढ़ की हड्डी के थे। और इनसे किसका विकास हुआ? इनसे मछलियों का विकास हुआ। किसका? मछलियों का। मछलियों से उभयचर यानी कि जो जल और थल दोनों में रहते हैं उन जंतुओं का विकास हुआ। और उभयचर से सरीसृपों का विकास हुआ, जिन्होंने क्या किया? करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर विचरण किया, जैसे कि डायनासोर, जो कि अविलुप्त प्रजाति है, विलुप्त जंतु है डायनासोर। और कुछ सरीसृप क्या हुए? पक्षियों में शामिल हुए और कुछ स्तनीय वर्ग में सम्मिलित हो गए। तो एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जंतुओं के विकास में हजारों वर्ष का समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जंतुओं का विकास कुछ दिनों में हो जाता है, कुछ सालों में हो जाता है, नहीं, उसके लिए हजारों वर्षों का समय लग जाता है। और इसी तरह पादपों का विकास भी ऐसे ही होता है कि प्रारंभ में सरल पादप बने, उन सरल पादपों से जटिल पादपों का विकास होता गया। ये डायनासोर जो कि विलुप्त प्रजाति है। फिर है कि जैव विकास के प्रमाण, की जैवों का विकास हुआ है, जैविक विकास हुआ, उसके प्रमाण क्या क्या है, क्या प्रमाण मिले हैं। तो जंतुओं के जो वर्ग है, पूरे वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण कर रखा है जितने वर्गों में, यानी कि प्रोटोजोआ से लेके इकाइडोनमेटा तक जंतुओं को वर्गीकरण किया गया, जंतुओं के वर्ग बांटे गए हैं। इन जंतुओं का विकास क्या हुआ? प्रोटोजोआ से लेके इकाइडोनमेटा तक एक क्रम में विकास हुआ है समस्त जंतुओं का। ऐसा नहीं कि प्रोटोजोआ से डायरेक्ट इकाइडोनमेटा बन गया, नहीं, वो सारे एक क्रम में विकसित हुए। इसी प्रकार कॉर्डेटा के पीसीज यानी कि जो कॉर्डेट्स है, जिनके पीसीज वर्ग है, एम्फीबिया वर्ग है, रेप्टिलिया है, एविज है, मेमेलिया आदि में क्या कई समानता है। इनमें कशेरुक दंड खोखला होता है। पीसीज वर्ग के जंतुओं का विकास नॉन कॉर्डेट से हुआ। किससे हुआ? पीसीज वर्ग जो कि कॉर्डेट्स है, इसका विकास किससे हुआ? नॉन कॉर्डेट से हुआ। और इनका विकास भी क्या हुआ? सरल से जटिल क्रम की ओर हुआ है। इससे ये सिद्ध होता है कि सभी जीव एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। जैसे कि एक वृक्ष के मुख्य तने से अनेक शाखाएं निकलती, जैसे कि इसको देखो शाखाओं की तरफ से समझाया गया है। सारे वर्ग दिए हुए जंतुओं के, प्रोटोजोआ, पोरीफोरा, प्लेटीहेल्थेमिस, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मेमेलिया, पीसीज, इकाइडोनमेटा, सिलिंटेट्रा, ये सारे क्या जंतुओं के वर्ग दिए हुए हैं। फिर है शारीरिक संरचना प्रमाण, यानी कि शारीरिक संरचना प्रमाण, इसमें समजात अंग और समवर्ती अंग है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है समजात अंग कौन से हैं, समजात अंग की परिभाषा क्या है, या समवर्ती अंग कौन से हैं, समवर्ती अंग की परिभाषा क्या है। तो ये देखिए आपको अग्रपाद दिए हुए हैं व्हेल मछली के, पक्षी के, चमगादड़ के और मनुष्य की, यानी कि इनके अगले पंख दिए हुए हैं और मनुष्य का हाथ दिया हुआ है। तो ये समवर्ती अंग, समजात अंग कहते किसे हैं, क्या है वो देखते हैं। इनके कार्य क्या है पहले तो वो देखते हैं। व्हेल मछली का जो अग्रपाद है वो क्या काम आता है? तैरने में काम आता है, और उसका रूपांतरण किस में हो जाता है? फिलीपर में हो जाता है। किसमें? फिलीपर में। पक्षी और चमगादड़ का अग्रपाद है जो उड़ने में काम आता है, जिसका रूपांतरण होता है पंख में। और मनुष्य का अग्रपाद है वो किसी वस्तुओं को पकड़ने में काम आता है, जिसका रूपांतरण होता है हाथ में। तो क्या इन सभी के क्या कार्य एक समान है? नहीं, इनकी कार्य भी एक समान नहीं, और इनकी बाह्य संरचना भी एक समान नहीं है। देख लीजिएगा, इनकी बाह्य संरचना भी अलग है और इन सबके कार्य भी अलग है। तो इन जंतुओं के अग्रपादों में कार्यों में और बाह्य संरचना दोनों में असमानता होते हुए भी इन जंतुओं की कंकाल की मूल संरचना और उत्पत्ति समान है। यानी कि जो उनकी उत्पत्ति समान है, जिनकी मूल संरचना समान है, उन अंगों को क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। जिनकी कार्य और बाह्य संरचना में तो असमानता हो, लेकिन उनकी मूल संरचना और उत्पत्ति में समानता हो, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। अंगों की समान उत्पत्ति सिद्ध करती है कि इन सभी के पूर्वज समान थे और कालांतर में इनका विकास हुआ है। यानी कि इन सभी के पूर्वज क्या थे? एक समान थे, और इनका धीरे धीरे विकास हुआ और ये अलग अलग जीवों में विकसित हो गए। दूसरा है समवर्ती अंग। समवर्ती यानी कि वृत्ति क्या होता है? जिनकी कार्य समान हो। वृत्ति मतलब जिनकी वृत्ति एक समान हो। समवर्ती जिनकी वृत्ति समान हो। देखिए पंख दिए गए हैं,
कीट के पंख, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख। इन सब के पंख काम किस में आते हैं? उड़ने में काम आते हैं। किसके काम आते हैं? उड़ने में काम आते हैं। लेकिन इन पंखों की संरचना भी अलग अलग है और उनकी उत्पत्ति भी अलग अलग है, लेकिन इनके कार्य सभी के क्या है? समान है। तो इन पंखों की संरचना और उत्पत्ति में अंतर होता है। कीट के पंखों की उत्पत्ति शरीर की भित्ति से निकले पर्वत के रूप में होती है, जबकि पक्षी और चमगादड़ के पंख की उत्पत्ति क्या होती है? अग्रपात के रूपांतरण से होती है और इनमें हड्डियां भी होती है। तो इनके कार्यों में समानता होती है, परंतु उत्पत्ति और संरचना में भिन्नता होती है। समवृत्ति यानी कि कार्य में समानता, वृत्ति में समानता, लेकिन उत्पत्ति और संरचना में भिन्नता क्या कहलाते हैं? समवृत्ति। और समजात किसे कहते हैं? जिनके कार्य और बाह्य संरचना अलग अलग हो, लेकिन उनकी मूल संरचना और उत्पत्ति एक समान हो, उन्हें समजात कहते हैं। और जिनकी कार्य में समानता हो लेकिन उत्पत्ति और संरचना में भिन्नता, उन्हें समवृत्ति अंग कहते हैं। समवृत्ति अंग वाले जंतुओं का विकास जंतुओं के विभिन्न वर्गों से विभिन्न प्रकार से हुआ है। फिर है जीवाश्मीय प्रमाण, कि जीवाश्मीय प्रमाण क्या क्या है वो देखते हैं। चट्टानों से मिलने वाले मृत जीवधारियों के अवशेष, यानी कि जो चट्टानें हैं वहाँ से जो अवशेष मिलते हैं मृत जीवधारियों के, और उनके चिन्हों को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जो बहुत सारी पुरानी चट्टानें, वहाँ पे बहुत पुराने से हड्डियाँ, बहुत पुराने से उनके अवशेष मिलते हैं, बहुत चिन्ह मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। ये औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। कभी कभी तो जीवधारियों के पूरे शरीर का जीवाश्म मिलता है, कभी कभी कुछ किसी की हड्डियाँ मिलती है, लेकिन कभी कभी का पूरा कंकाल यानी कि पूरा शरीर मिल जाता है, पूरे शरीर का जीवाश्म मिल जाता है। ये विकास का क्या है? सबसे ठोस प्रमाण है। फिर है अवशेषी प्रमाण। अवशेषी प्रमाण क्या है? जंतुओं में कुछ ऐसे अंग में पाए जाते हैं जो आज या तो उनके अवशेष के रूप में, परंतु आज वो कुछ ही काम के नहीं आ रहे, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए या फिर किसी भी जंतु के जो अवशेषी अंग है उनके पूर्वजों के लिए बहुत ही ज़्यादा विकसित और लाभकारी थे। जैसे कि मानव में मुख्य अवशेषी अंग क्या क्या है? बाह्य कर्णपेशियाँ, निमेशक पटल, पुच्छ कशेरुकी, कृमिरूप परिशेषिका। यानी कि दूसरा है समुद्र तल की मछलियाँ, यानी कि बाह्य कर्णपेशियाँ क्या, जो कानों पे बाल है वो, और कर्मिरूपी परिशेषिका यानी कि अपेंडिक्स बोलते हैं वो। समुद्र तल की मछलियों में क्या है? अल्प विकसित आँखें अवशेषी अंग है। अजगर यानी कि सर्प में क्या है? पश्चपात के अल्प विकसित अस्थियाँ, कीवी और शुतुरमुर्ग में पंख। यह अवशेषी अंग प्रमाणित करते हैं कि इनके पूर्वजों में यह अंग क्रियाशील और विकसित रहे होंगे, लेकिन कालांतर में इनका उपयोग कम होने के कारण ये अवशेष के रूप में रह गए हैं। ये देखिए बाह्य कर्णपेशियाँ, कर्मिरूपी बाह्य कर्णपेशियाँ यानी कि कान की जो साइड में कभी कभी देखा होगा बड़े बुजुर्गों के कानों पे साइड में बाल निकले हुए रहते हैं, अभी तो कम है लेकिन पहले के लोगों के होते थे। और दूसरी है ये अपेंडिक्स, कर्मिरूपी परिशेषिका, और निमेशक पटल यानी कि जो निमेशक पटल है वो। फिर है मानव शरीर के लिए जो शरीर क्रिया प्रमाण है वो देखते हैं। पाचन तंत्र में समानता, पाचन तंत्र दिया हुआ मेंढक का, पक्षी का और मानव का। तो इन जंतुओं के पाचन तंत्र में क्या क्या है? ग्रसनी है, आमाशय भी है, छोटी आंत, बड़ी आंत सारे हैं, लेकिन और इनमें अग्नाशय और यकृत ग्रंथियाँ आदि पाचक ग्रंथियाँ भी है, और इनमें उत्पन्न पाचक रस और उनके कार्य भी समान होते हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ कि जो जंतुओं के पाचन तंत्र है उनमें एक समानता है, यानी कि इनका विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। फिर ये जंतुओं के कंकाल दिए हुए हैं यहाँ पे। मनुष्य का कंकाल, कुत्ते का, पक्षी का, मेंढक का, सरप्पा और मछली का, ये कंकाल दिए हुए हैं। तो क्या है? सामान्यतः पृष्ठवंशी जंतुओं में कंकाल पाया जाता है। इनमें क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जो कि छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें कशेरुकी कहते हैं। इनके हाथ पैर की हड्डियाँ व कंकाल तंत्रों में समानता ये बताती है कि इनके पूर्वज समान रहे होंगे, और समय के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन से इनमें कुछ अंतर आ गया। फिर है हृदय की जटिलता का प्रमाण। मछली का हृदय है, मेंढक का हृदय, श्रप का हृदय, मनुष्य का हृदय। तो ये धीरे धीरे एक क्रम में सारे हृदय विकसित हो रहे हैं, जटिल हो रहे हैं। तो मछली का हृदय वो क्या है? सबसे सरल संरचना, और मनुष्य का हृदय है वो क्या? जटिल है। तो एक निश्चित क्रम को दर्शाते हैं कि मछली का सरल है, मेंढक का मछली से थोड़ा सा जटिल है, और सर्प का मेंढक से थोड़ा जटिल, और मनुष्य का सबसे जटिल है। तो एक निश्चित क्रम में ये विकास हुआ है। फिर है यहाँ पे ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। मछली में हृदय की कितनी संरचना होती है? हृदय क्या होता है? तो मछली में 2 कोष्ठ होते हैं, एक आलिंद होता है और एक निलय होता है मछली में।
मेंढक में 3 कोष्ठ होते हैं, 2 तो आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। सर्प में 2 आलिंद और 1 अपूर्ण निलय होता है। मनुष्य में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। यानी कि ध्यान देने योग्य कि मछली 2 कोष्ठ, 1 आलिंद 1 निलय। मेंढक 3 कोष्ठ, 2 आलिंद और 1 निलय। सर्प 2 आलिंद और 2 अपूर्ण निलय। और मनुष्य 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। फिर है रुधिर प्रोटीन में समानता। विभिन्न वर्ग के जंतुओं उदाहरण जैसे कि मनुष्य है, वनमानुष, बंदर, मछली, मेंढक आदि के रुधिर प्रोटीन में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। फिर है भ्रूणीय प्रमाण कि किसी जंतुओं के जो भ्रूण हैं उनके विकास किस क्रम में हो रहे हैं, एक जैसे है या नहीं, उसके हिसाब से भ्रूणीय प्रमाण दिए गए हैं। तो बहुकोशिकीय जंतुओं में लैंगिक प्रजनन द्वारा एक कोशिकीय युग्मज बनता है। एक कोशिकीय युग्मनज बनता है। जो बहुकोशिकीय जंतु उनमें लैंगिक प्रजनन होता है, उस प्रजनन से एक कोशिकीय युग्मनज बनता है जो कि विभाजन के द्वारा भ्रूण बनाता है। ये देखिए भ्रूण दिए हुए विभिन्न प्रकार के जंतुओं के। मछली का भ्रूण है जो प्रारंभिक अवस्था में ऐसा होता है, फिर कछुए का भ्रूण है, फिर चूजा है और फिर मनुष्य का भ्रूण है। तो प्रारंभिक भ्रूण, अर्धविकसित भ्रूण और पूर्ण विकसित भ्रूण दिए गए हैं इनके। तो प्रारंभिक अवस्था क्या होती है? सबकी एक जैसी दिखाई दे रही, लेकिन जैसे जैसे विकसित हो रही है फिर उनकी आकृति अलग हो रही है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था इनकी लगभग समान है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, क्या पता चलता है कि इन सभी पृष्ठवंशीय जंतु के पूर्वज मछली समान होंगे। जैसे कि मछली के जैसे ही बाकी वाले हैं, तो इन सभी के पूर्वज मछली के समान रहे होंगे और इनका एक निश्चित क्रम में विकास हुआ है। तो प्रत्येक जंतु का भ्रूणीय विकास उसके जातीय विकास के इतिहास को दोहराता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक जंतु का भ्रूणीय विकास उसके जातीय विकास के इतिहास को दोहराता है। इसे पुनरावर्तन सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जो भ्रूणीय विकास है प्रत्येक जंतु का, वो किसको दोहराता है? उसके जातीय विकास के इतिहास को दोहराता है। और इसे हैकेल नामक जर्मन वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था इसका। यानी कि पुनरावर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हैकेल नामक जर्मन वैज्ञानिक ने किया। पुनरावर्तन सिद्धांत हैकेल नामक जर्मन वैज्ञानिक। और क्या कहता है पुनरावर्तन सिद्धांत? कि प्रत्येक जंतु का भ्रूणीय विकास उसके जातीय विकास के इतिहास को दोहराता है। फिर है योजक कड़ी प्रमाण। यहाँ ये 2 जो जंतु है वो किन किन वर्ग के बीच में योजक कड़ी का काम करते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो जीवों के वर्गीकरण के समान गुण वाले जीवों को एक ही वर्ग में रखा गया है। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 वर्गों के गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स किस किस के गुण रखता है? तो ये एविज और रेप्टिलिया के मध्य की योजक कड़ी। किसके मध्य की? एविज और रेप्टिलिया के मध्य की योजक कड़ी है कौन? आर्कियोप्टेरिक्स। क्योंकि इस जंतु के कुछ लक्षण तो जैसे कि चोंच है, पंख है, पैर आदि की आकृति एविज से मिलती है जो कि पक्षी वर्ग है। और कुछ लक्षण हैं जैसे कि दांत, पूंछ और शरीर पर शल्कों का होना रेप्टिलिया वर्ग का है। तो आर्कियोप्टेरिक्स किसका मध्य की योजक कड़ी है? एविज और रेप्टिलिया वर्ग के मध्य की योजक कड़ी है। फिर है यह आर्कियोप्टेरिक्स दिया हुआ है। और फिर पेलिपेटिस और एकेडिना रेप्टिलिया और मेमेलिया वर्ग की योजक कड़ी। किसी प्रकार पेलिपेटिस और एकेडिना, पेलिपेटिस और एकेडिना किसके मध्य की योजक कड़ी? रेप्टिलिया और मेमेलिया वर्ग की योजक कड़ी है। फिर है भौगोलिक वितरण संबंधी प्रमाण। आजकल पादपों और जंतुओं के भौगोलिक वितरण में विविधताएं पाई जाती है। उदाहरण क्या है? पेलिपेट्स, एकेडिना, कंगारू और यूकेलिप्टस पादप केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। इसी प्रकार जिराफ कहाँ पाए जाते हैं? केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी समय में ये महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यानी कि पुराने समय में ये महाद्वीप क्या थे? एक दूसरे से सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे और बाद में समुद्र द्वारा अलग हो गए, जिससे कि क्या एक महाद्वीप पर रहने वाले जंतु वो दूसरे महाद्वीप पर नहीं पहुंच पाए। जंतु और पादप अलग अलग एक ही महाद्वीप में वो रह गए और परिस्थितियां भी अलग अलग हो गई उनकी समुद्र के कारण। तो उनकी संरचनाओं में भी भिन्नता आ गई। तो उनका जैव विकास भी, भौगोलिक वितरण है वो भी क्या करता है? जैव विकास को प्रमाणित करता है। फिर है जैव विकास के सिद्धांत की। जैव विकास के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए? तो जैव विकास के सिद्धांत है लेमार्क का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत और उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो सबसे पहले लेमार्क का सिद्धांत।
ये सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने दिया। और कब दिया ये सिद्धांत? 1809 में जॉन बैप्टिस्ट डी लेमार्क द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? जॉन बैप्टिस्ट डी लेमार्क द्वारा। कब दिया गया? सन 1809 में। ठीक है, कब दिया गया? सन 1809 में जॉन बैप्टिस्ट डी लेमार्क द्वारा दिया गया। और इसे क्या कहते हैं? इसे उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत भी कहते हैं। लेमार्क के अनुसार वातावरण में हुए परिवर्तन के कारण, क्या कहता है लेमार्क का सिद्धांत? कि जो वातावरण में हुए परिवर्तन हैं उनके कारण जो अधिक प्रयोग में हमारे अंग काम आ रहे हैं, जो जिनका प्रयोग हम अधिक कर रहे हैं उनका विकास तो अधिक हो गया, और जिनका उपयोग हम कम करते हैं, कम प्रयोग में आते हैं, वो अंग क्या होते हैं? धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया कि जिराफ अफ्रीका में पाया जाता है और इसकी गर्दन और टांगें क्या होती? लंबी होती। लेकिन प्रारंभ में ये ऐसी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिराफ ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों की पत्तियां खाकर अपना जीवन यापन करता है। और लेमार्क के अनुसार इनके पूर्वज क्या थे? वो इतने लंबे नहीं थे, वह आसानी से घास फूस खा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे अफ्रीका के वातावरण में परिवर्तन हुआ, अफ्रीका की जलवायु में परिवर्तन हुआ और अफ्रीका के जो मैदान है वो क्या रेगिस्तान बनने लगे। उससे क्या हुआ? घास फूस समाप्त हो गए और जो पेड़ की पत्तियां थी वो ऊंचाई पर थी। तो जिनको प्राप्त करने के लिए जिराफ किसका उपयोग करता था? अपनी अगली टांगों का और अपनी गर्दन का उपयोग करता था, जिससे क्या हुआ? उसकी अगली टांगें और उसकी गर्दन लंबी हो गई और ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते गए। फिर अगला है, उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि सांप है जो भूमि में बने हुए बिलों में रहते हैं, और जो सांप के पैर है वो क्या उन बिलों में घुसने के लिए बाधा उत्पन्न करते थे। तो इन पैरों का उसने धीरे धीरे उपयोग करना कम कर दिया, और जैसे उपयोग करना कम किया तो वो पहले छोटे होते गए और लास्ट में विलुप्त हो गए। तो वैज्ञानिकों ने लेमार्क का सिद्धांत का खंडन किया। उनके अनुसार कि अगर चूहों की पूंछ पीढ़ी दर पीढ़ी काटी जाती है तो कभी कटा पूंछ का चूहा पैदा नहीं होता। लड़कियों के पीढ़ी दर पीढ़ी कान छिदवाए जाते हैं तो कभी कान छिदी हुई लड़की पैदा नहीं होती। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसका विरोध भी किया। फिर है डार्विन का सिद्धांत। तो डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है? डार्विन का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास हेतु प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। डार्विन के सिद्धांत के निम्न चरण हैं। क्या सिद्धांत दिया? जैव विकास हेतु प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। इसके चरण निम्न हैं। कौन कौन सा? पहला, सजीवों में संतान उत्पादन, कि सजीवों में संतान उत्पादन कैसे होता है, कि प्रत्येक जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करता है। अब हाथी अपने जीवन काल में लगभग 8 संतान उत्पन्न करता है, यानी कि एक बहुत धीमा प्रजनन है, बहुत ही धीमा संतान उत्पन्न करता है। एक जोड़ी हाथी नियमित रूप से जनन करने लगे और उनसे उत्पन्न सभी संतानें नियमित रूप से जनन करती रहे तो 750 वर्ष में एक जोड़ी से कितने हाथी उत्पन्न हो सकते हैं? देखिएगा, अंदाज़ा लगाइएगा। लेकिन वर्तमान में हाथियों की संख्या क्या है? बहुत कम हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि सभी हाथी जो जितने भी प्राणी हैं जो जन्म लेते हैं वो सारे जीवित हो रहे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जीवन जीने की प्रतिस्पर्धा में कुछ जीव उस प्रतिस्पर्धा को सफल कर पाते हैं तो कुछ जीव उस प्रतिस्पर्धा में हार जाते हैं। तो जो हार जाते हैं वो अपना जीवन समाप्त हो जाता है उनका, तो सभी जीवों का जीवन यापन नहीं हो पाता है। फिर जीवन संघर्ष है। तो अधिक जीवों की संतानों उत्पत्ति से जीवों की संख्या बढ़ने से जीवों में आपस में आवास और भोजन के लिए संघर्ष होने लगता है। यानी कि जितने जीवों की उत्पत्ति हुई है उनमें क्या अधिक जीव है तो उनमें क्या होता है, आपस में रहने के लिए और खाने के लिए संघर्ष होने लगता है। इसे क्या कहते हैं? जीवन संघर्ष कहते हैं। ये संघर्ष अपनी जाति के जंतुओं से भी हो सकता है और अन्य जाति के जंतुओं से भी हो सकता है। तो इस जीवन संघर्ष में जो सक्षम होता है वही जी जाता है, वही जीता है, और जो सक्षम नहीं होता है उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और संघर्ष के कारण जो विनाश होता है उसके कारण प्रकृति में जीवों की संख्या है वो संतुलित और नियमित बनी रहती है। वरना जितने भी प्राणी पैदा हुए सारे जीवित रह जाएंगे तो प्रकृति में उनके रहने के लिए स्थान की कमी हो जाएगी, उनके भोजन की कमी हो जाएगी। तो जीवन एक संघर्ष है और इस जीवन संघर्ष को जो पार कर जाए वही सफल होता है। ये सिर्फ जंतुओं पर नहीं, सभी जीवों पर नहीं, हमारे लिए भी अभी लागू है कि जो इस जीवन संघर्ष में, इस परीक्षा के संघर्ष में जो सफल हो गया वो कामयाब है
और जो सफल नहीं हो पाता फिर वो कोई ना कोई गलत कदम उठाता ही है। फिर है प्राकृतिक वर्ण। जीवन संघर्ष में वे जंतु जीवित रहते हैं जो अपने आप को प्रकृति अथवा वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। यानी कि जो जीवन संघर्ष है उसमें वही जंतु जीवित रहते हैं जो उस मौसम के अनुकूल, उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं। और जो इसमें सक्षम नहीं होते वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर है नई जातियों की उत्पत्ति। लाभदायक लक्षणों की वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। वह हानिकारक अनावश्यक लक्षण धीरे धीरे क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं या अवशेषित हो जाते हैं। कई बार ये विभिन्नता इतनी बढ़ जाती है कि लाखों वर्ष बाद में नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से बहुत अधिक भिन्न हो जाती है और एक नई जाति का विकास हो जाता है। उदाहरण के लिए जो कुत्ता है, गीदड़ और भेड़िया प्रारंभ में क्या थे, एक ही जाति के सदस्य थे, लेकिन वातावरण परिवर्तन के कारण उन्होंने स्वयं को वातावरण के अनुसार बनाया और वातावरण के अनुसार बनाया तो उनके शरीर और उनके व्यवहार में, उनके शारीरिक लक्षणों में बहुत सारे परिवर्तन आए। और वो परिवर्तन किसके रूप में, 3 जातियों के रूप में हुए, जो एक जाति से 3 जाति बन गई, कुत्ता, गीदड़ और भेड़िया। एक जाति से 3 जातियाँ निर्मित हो गई। फिर है नव डार्विनवाद। डार्विन ने अपने पुराने सिद्धांत में नए दृष्टिकोण जोड़कर नव डार्विनवाद का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति जाति विशेष के सदस्यों में जीन परिवर्तन के कारण होती है। केवल आनुवंशिक विभिन्नताएं वंशानुगत होती है और वातावरणीय विशेषताएं जंतु के साथ समाप्त हो जाती है। तो डार्विन ने क्या कहा, जो नव डार्विनवाद दिया है उन्होंने, कि उनके अनुसार केवल जो आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं वो ही वंशानुगत होती है और जो वातावरणीय विशेषताएं होती है, जो जंतु को वातावरण से मिलती है, वो जंतु के साथ ही समाप्त हो जाती है। फिर है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि उन्होंने एक पौधे पर परीक्षण किया तो कुछ पाया। क्या पाया कि एक पौधा अकस्मात अपनी जाति से बिल्कुल अलग लक्षण उत्पन्न करता है, बिल्कुल भिन्न उत्पन्न लक्षणों से ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते रहते हैं। इन्हीं अकस्मात वंशागत लक्षणों को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन की क्रिया को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये परिवर्तन किस कारण से हो सकते हैं, जीनों की संख्या में परिवर्तन, जीनों की व्यवस्था में परिवर्तन और जीनों की संरचना में परिवर्तन। और उत्परिवर्तन के साधन कौन कौन से हैं, मस्टर्ड गैस, नाइट्रस अम्ल, फिनॉल और एक्स किरणें और बीटा किरणें। उत्परिवर्तन के साधन मस्टर्ड गैस, नाइट्रस अम्ल, फिनॉल और एक्स किरणें और बीटा किरणें। फिर है वैज्ञानिक परिचय दिया है बीरबल साहनी का, कि संसार को रोचक जानकारियों से मुग्ध कराने वाले पूरा वनस्पति की शास्त्र, यानी कि जो पूरा वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं, उनका जन्म बीरबल साहनी का जन्म कब हुआ, 14 नवंबर 1891 में शाहपुर जिले के भेड़ा नामक गांव में हुआ। और उन्हें भारत में पेलियोबोटनी अनुसंधान का जनक माना जाता है। पेलियोबोटनी अनुसंधान का जनक किससे माना जाता है, बीरबल साहनी को। डॉक्टर साहनी ने बिहार के राजमहल हिल्स के कई जीवाश्मी पौधों के बारे में अध्ययन किया और एक नए वर्ग जीवाश्मी जिम्नोस्पर्म की खोज की। किसकी खोज की, जीवाश्मी जिम्नोस्पर्म की खोज की, जिसे पेंटोजाइली नाम दिया गया। उनकी आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा रुचि थी। उनके इस शोध के क्षेत्र में कई शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। टेक्निक ऑफ कास्टिंग कॉइन इन एंशिएंट भारत में उनके लिखे गए कार्य ने आर्कियोलॉजी रिसर्च में नए कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने लखनऊ में पेलियोबोटनी संस्थान की स्थापना की और उनकी मृत्यु के पश्चात उस संस्थान का नाम लिख दिया बीरबल साहनी पेलियोबोटनी संस्थान। तो ये पढ़ा हमने जैव विकास कक्षा 7 की विज्ञान का। इसमें हमने क्या पढ़ा वो देखते हैं कि सजीवों में धीरे धीरे निरंतर परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी पर जीवों का उद्भव साधारण पदार्थों से हुआ है। सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ और एक कोशिकीय जीव से धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। और जैव विकास एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाली बहुत ही मंद प्रक्रिया है। जैव विकास के निश्चित प्रमाण हैं जिससे जैव विकास का होना सिद्ध होता है। वर्गीकरण प्रमाण, शारीरिक संरचना प्रमाण, जीवाश्म प्रमाण, अवशेषीय प्रमाण, शरीर क्रिया प्रमाण, भ्रूणी प्रमाण, योजक कड़ी प्रमाण, भौगोलिक वितरण प्रमाण, ये सारे क्या है जो जैव विकास का निश्चित प्रमाण देते हैं। ये सारे प्रमाण क्या है कि जो वर्गीकरण है, जीवों का वर्गीकरण है, शारीरिक संरचना है, यानी जो समजात अंग है, संवर्ती अंग है, जीवाश्म जो उनके मिले हैं वो, जो अवशेषीय अंग है वो,
ये सारे क्या करते हैं, जो जैव विकास है कि एक निश्चित क्रम में हुआ उस निश्चित क्रम को सिद्ध करते हैं। लैमार्क के अनुसार जैव विकास का आधार अंगों की उपयोगिता कम या अधिक होना है। डार्विन ने जो सिद्धांत दिया, कौन सा सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, उन्होंने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को जैव विकास का आधार माना जा। और उत्परिवर्तन के सिद्धांत अनुसार क्या है कि विकास गुणसूत्रों में होने वाले अकस्मात वंशानुगत उत्परिवर्तन है। ये तो था कक्षा 7 की विज्ञान का 7वां चैप्टर। इसके अभ्यास प्रश्न है कि मछली में कितने हृदय होते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स किसकी योजक कड़ी है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। ये तीनों प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चौथा प्रश्न है व्हेल के अग्रपाद क्या कहलाते हैं। तो हमें तीनों पढ़े, इन तीनों के उत्तर हमें आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने। तो ये पढ़ा हमने कक्षा 7 की विज्ञान का 7वां चैप्टर। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो वैसे भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल पर बने रहिएगा और चैनल के सारे वीडियो देखते रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।